हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगा गणित की शिक्षण विधियों की। ये जो गणित की मैं शिक्षण विधियां बताने जा रहा हूँ, ये गणित के लिए तो है ही, लेकिन ये बहुत सारे और भी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, या आपके मनोविज्ञान है, या आपके ईवीएस है, ये सब में काम आ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आगमन निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, खोज विधि है, या खेल विधि है। ये 4 तरह की शिक्षण विधियों को हम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि किन किन सिद्धांतों, किन किन सूत्रों पे ये बेस्ड है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और इस गारंटी में देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद टेट की परीक्षा में, जो सीटेट का परीक्षा आपका होने वाला है, इसमें से 5 या 10 प्रश्न जरूर इसमें से आ सकते हैं आपके। तो गणित की जो शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं? आगमन और निगमन विधि है, जिसको हम लोग इंडक्टिव विधि कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव विधि भी बोलते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण विधि है, एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड, और खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि जिसको बोलते हैं हम लोग, और हमारा है खेल विधि, यानी कि प्ले वे मेथड। खेल विधि में ही हम लोग बात करेंगे किंडरगार्टन पद्धति की, डाल्टन पद्धति की, फिर आप लोग प्रोजेक्ट विधि का नाम सुने होंगे, उसकी भी बात करेंगे हम लोग, मॉन्टेसरी पद्धति की भी बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो है हम लोग को आज के इस पूरे वीडियो में पढ़ना है, और एक एक करके हम लोग हर चीजों पे ध्यान रखेंगे, और क्या क्या प्रश्न उससे आ सकते हैं इन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक करके कि ये सब विधियां क्या हैं और किस तरह से इससे प्रश्न। तो गणित की शिक्षण विधियों में सबसे पहली जो विधि है वो है आगमन और निगमन विधि। सबसे पहले हम लोग आगमन और निगमन विधि के बारे में ही बात करेंगे। आगमन और निगमन विधि के जनक कौन थे? मतलब आगमन और निगमन विधि जो है गणित का, इसके जनक कौन थे? किसने इसको प्रतिपादित किया था, किसने इसको बनाया था? अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम है अरस्तु। उनका नाम क्या है? अरस्तु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। उनका नाम आप लोग सुने होंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी ऐसे करके नाम सुने होंगे, कि अरस्तु जो है वो क्या है? आगमन और निगमन विधि के जनक है। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन थे, या आगमन विधि के जनक कौन थे, या निगमन विधि के जनक कौन थे? तो दोनों विधियों के जनक कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु क्या थे? यूनानी थे। क्या थे वो? यूनानी थे। और आप लोगों ने एक किताबों में पढ़ा होगा प्लेटो का नाम, तो प्लेटो के शिष्य थे। जो प्लेटो थे वो उनके शिष्य थे। और सिकंदर का नाम आप लोग जानते ही होंगे, अलेक्जेंडर। सिकंदर के वो गुरु थे। सिकंदर के क्या थे? वो गुरु थे। तो अरस्तु थे आगमन और निगमन विधि के जनक। अब हम लोग एक एक करके आगमन विधि और निगमन विधि को समझेंगे कि आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है, और दोनों को मिला के आगमन निगमन संधि कहा जाता है। ठीक है। तो आगमन विधि को इंग्लिश में लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का मतलब होता है इंड्यूस करना, बनाना। क्या बनाना? समझते हैं पहले ये है क्या। जैसे मैंने लिखा है, इस विधि में उदाहरण की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। सिंपल समझना है कि इस विधि में, आगमन विधि में, सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से किसी प्रश्न को बताते हैं, समझाते हैं, और फिर हम लोग नियम की बात करते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उदाहरण से समझाएंगे उसको, और उदाहरण समझाने के बाद फिर हम लोग उसके जो उसका नियम या सूत्र बना होगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो इस विधि में, आगमन विधि में, अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपको बच्चों को समझाना है आगमन विधि से, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस प्रश्न से रिलेटेड उसको उदाहरण देंगे, और फिर आप उस सूत्र की बात करेंगे। कह सकते हैं कि उदाहरण से सूत्र समझाना, ये होता है आगमन विधि। ठीक है। उसके बाद आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र से ये मतलब है कि जो आगमन विधि होता है, इसमें किस तरह से हम लोग, क्या क्या शिक्षक के सूत्र होते हैं। तो 5 सूत्र होते हैं, 5 इसके भी होते हैं, 5 निगमन के भी आपको मिलेंगे। क्या क्या होते हैं इसको अब देखते हैं हम लोग। उदाहरण से नियम की ओर। पहला क्या है? उदाहरण से नियम की ओर, यानी पहले उदाहरण बता के फिर हमको नियम तक पहुंचना है। सबसे स्टार्टिंग हमको उदाहरण से करना है, और कहां तक पहुंचना है? हमको नियम तक पहुंचना है। दूसरी चीज है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले हम लोग विशिष्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे? सामान्य की तरफ जाएंगे। ध्यान देना है, प्रश्न बहुत तरह से पूछता है। आप लोग देखे भी होंगे, जब पेपर दिए होंगे, अगर किसी को एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूछता है कि उदाहरण से नियम की ओर किस शिक्षण विधि का सूत्र है। तो आपको कई ऑप्शन दे देगा, आपको पता होगा तो आप आगमन विधि को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी अगर कोई प्रश्न है तो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष उस प्रश्न से क्या है, उदाहरण जैसे देना है तो प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं, और फिर आखिरी हम लोग प्रमाण तक पहुंच सकते हैं। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई प्रश्न अगर पूछ रहा है तो पहले बच्चों को हमको ज्ञात जो चीजें उसको पता है
वहां से शुरू करते हैं और कहां तक पहुंचाते हैं, अज्ञात चीजों जो उसको नहीं पता है वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसका एक और सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आखिरी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब है जो चीजें, बड़ी चीजें जो दिख रही है उसको, वहां से हम उदाहरण लेते हैं, वहां से उसको समझाना शुरू करते हैं और हम लोग उसको सूक्ष्म चीजें जो नहीं है, जो नहीं देख पा रहा है या जो चीजें वो सोच पा रहा है, वहां तक हम उसको पहुंचाते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब है जो चीजें उसको दिख रही है वो मूर्त है, जो चीजें वो सोच सकता है वो अमूर्त है, जो चीजें वो नहीं देख पा रहा है। जैसे ये मार्कर है, तो मैं अगर किसी चीज को दिखा के बोलूं कि हाँ ये है, उदाहरण है, ये इसको देखो, इसके हिसाब से बताओ, तो ये हो गया मूर्त। और अगर मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, बस कर रहा हूं कि इसके बारे में सोचो, ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। तो पांचवी शिक्षण विधि क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या इसको हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर भी कह सकते हैं। तो ये तो थे आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में आप लोग पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आगमन विधि अगर आप किताब या नोट से गूगल पे जाके सर्च भी करोगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जनक कौन है, ये क्या होता है और इसके सूत्र क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके शिक्षक सूत्र से बात कर रहे हैं। ये पांचों चीजें आप लोग देख रहे हो, या कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि का है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग खास ध्यान देंगे। उसी तरह से बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि का मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। इसके भी जनक अरस्तु ही है, क्योंकि दोनों विधि क्या है, दोनों के जनक अरस्तु ही है। इसमें क्या है, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यह आगमन विधि का बिल्कुल विपरीत है। जो हमने आगमन विधि में किया है, जस्ट उसका अपोजिट क्या करेंगे, निगमन विधि में करेंगे। आगमन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो आगमन विधि में हमने बात किया उदाहरण से किसी चीज को समझाने का, उदाहरण से फिर हम लोग सूत्र बताते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले नियम या सूत्र बच्चों को बता दिया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको उदाहरण देते हैं। पहले हम लोग उसको नियम या सूत्र बता देंगे कि हाँ ये नियम होता है, ये रूल होता है, इस प्रश्न को ऐसे लगाना है, उसके बाद बच्चे उसको लगाना शुरू करते हैं। तो पहले नियम सूत्र की जब बात की जाएगी तो आपका निगमन विधि हो जाएगा, पहले उदाहरण की बात की जाएगी तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। इसीलिए इसको डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। डिडक्टिव का मतलब होता है डिडक्ट करना, डिड्यूस करना, ठीक है। इसके भी शिक्षण सूत्र, 5 शिक्षण सूत्र इसके भी होते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट है ये, बस आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे क्या था, उदाहरण से नियम की ओर है, तो इसका शिक्षण सूत्र क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर। जस्ट इसी का अपोजिट है, पहले हमको नियम बताना है, फिर हमको उसको उदाहरण देना है। दूसरी चीज है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीजों पे फोकस करना है, फिर हम लोग विशिष्ट चीजों पे फोकस करेंगे। इसमें ये है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। पहले प्रमाण देंगे कि हाँ ये सूत्र है, और फिर हम लोग प्रत्यक्ष उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग सूत्र दिखाएंगे, फिर हम लोग उदाहरण देके प्रत्यक्ष चीजों की बात करेंगे। फिर है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात चीजें पहले बता देते हैं और फिर हम लोग ज्ञात तक उसको लेके जाते हैं, ठीक है। आगे है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले सूक्ष्म चीजों की बात करते हैं इसमें, फिर स्थूल चीजों की बात करते हैं। यहाँ पे और कह सकते हैं हम लोग अमूर्त से मूर्त की ओर। पहले अमूर्त चीजों की बात करते हैं, फिर मूर्त चीजों की बात करते हैं। तो ये है आगमन विधि और निगमन विधि। अगर इसको समझना है सिंपल तरीके से तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग को कोई भी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये एक आयत की तरह है। तो अगर हमसे पूछा गया कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो बच्चे तो सीधे आप कह सकते हैं कि आप लोग इसको नापो, मेजर करो, मेजर करके देखो कितना है। तो बच्चे इसको मेजर करके, मतलब उनको मेजर कर रहे हैं, डायरेक्ट उदाहरण दे दिए कि आप इसको अपने से नाप के बताओ। तो बच्चे नाप रहे हैं और नाप के उसके बाद एक सूत्र बना रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आगमन विधि। दूसरी चीज है कि हम उसको सिंपल कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई वाला, आप उसको फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल लो, तो ये हमारा हो जाएगा निगमन विधि। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को दो तरीके से, दो विधियों से बच्चों को बता सकते हैं। तो ये है गणित के जो शिक्षण सूत्र का पहला जो शिक्षण विधि था, आगमन और निगमन विधि। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ संश्लेषण विधि और विश्लेषण और निगमन विधि को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जहां पे हमको जिस तरह से जरूरत पड़े तो हम उसको आगमन विधि या निगमन विधि इस्तेमाल करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जगह पे यूज करना है, जहां पे हमें उचित लगता है हम दोनों विधियों में से किसी को भी यूज करके उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगमन और निगमन विधि के बाद हम लोग बात करते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि की। विश्लेषण और संश्लेषण विधि की, विश्लेषण और संश्लेषण विधि के जनक कौन है, ये प्रश्न ज्यादा पूछा ही नहीं है, कहीं पूछा ही नहीं, मैंने देखा नहीं कि ऐसा कहीं प्रश्न पूछा है। फिर भी मैंने खोजा है विश्लेषण और संश्लेषण विधि के जनक कौन है,
हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। लेकिन ये प्रश्न पूछता है कि विश्लेषण और संश्लेषण विधि को सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? किलपैट्रिक आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रयोजनवाद में आपको मिलेंगे। तो किलपैट्रिक जो थे, इन्होंने विश्लेषण और संश्लेषण विधि को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो आइए हम लोग एक समझते हैं कि विश्लेषण विधि क्या है और संश्लेषण विधि क्या है। विश्लेषण विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मतलब एनालाइज करना। एनालिटिक मेथड मतलब क्या है? विश्लेषण का मतलब है अलग अलग करना। जैसे हमको कोई समस्या मिली है, कोई प्रश्न मिला है, तो हम उस प्रश्न में हर चीज को पहले अलग अलग कर देते हैं। जैसे हमको दे दिया गया है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं समस्याओं को। पहले हम लोग अलग करते हैं विद्यार्थी कितने हैं, इसमें बालक कितने हैं, इसमें बालिका कितनी है। इसको अलग अलग करके किसी प्रश्न को सॉल्व करना, इसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषण विधि। ठीक है, तो विश्लेषण का मतलब है अलग अलग करना। जैसे लिखा है, किसी समस्या को छोटे छोटे भाग में बांटकर उसका अध्ययन तथा विवेचन करना ही विश्लेषण विधि कहता है। जैसे कि हम लोग को गणित पढ़ना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? ज्यामिति अलग करते हैं। तो ज्यामिति पढ़ते हैं तो पहले कोड अलग पढ़ते हैं। या हम लोग अंकगणित पढ़ते हैं तो अंकगणित में हम लोग हर टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ते हैं, ये नहीं कि मिक्स करके पढ़ेंगे। तो वो होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब अलग अलग करके किसी समस्या को सॉल्व करना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी वैज्ञानिक खोज इस विधि से होती है। वैज्ञानिक खोज जितनी भी होती है, ये विश्लेषण विधि से ही होती है। लेकिन आप लोग इसको ये मत समझना कि ये खोज विधि है। खोज विधि अलग है। बस वैज्ञानिक खोज जो होता है, जो अन्वेषण जो होता है, खोज होता है, वो इस विधि से ज्यादा होता है, ऐसा पाया जाता है। खोज विधि अलग है। विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र कौन से हैं? जैसे मैंने आगमन निगमन विधि के बताए थे, इसके भी शिक्षण सूत्र हैं। यहाँ पे 3 शिक्षण सूत्र इसके हैं। पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये निगमन विधि में भी हम लोगों को मिला था, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा है जटिल से सरल की ओर, और तीसरा है निष्कर्ष से अनुमान की ओर। जटिल से सरल मतलब कोई प्रश्न जटिल है, उसको पहले हम लोग सरल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? विश्लेषण करके उसको हम लोग क्या करते हैं? सरल बनाने की कोशिश करते हैं। और है निष्कर्ष से अनुमान की ओर। अगर कोई निष्कर्ष हमको मिल जाता है तो हम उससे अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग किसी कोई सूत्र पता है, जैसे आप लोग न्यूटन का नाम सुने होंगे, तो आपको पता है कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि हाँ, ये जो सेब नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। अनुमान के आधार पर उन्होंने बाद में फॉर्मूला बनाया था। तो उसके बाद क्या है? निष्कर्ष अगर कोई निकला है तो उसके बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो वही हो जाता है निष्कर्ष से अनुमान की ओर। तो ये है 3 इसके शिक्षण सूत्र। प्रश्न पूछ भी सकता है इससे भी रिलेटेड, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूछ सकता है कि निष्कर्ष से अनुमान की ओर किस शिक्षण विधि का एक शिक्षण सूत्र है। तो आप लोग सीधे सीधे क्या कह सकते हो कि विश्लेषण विधि का शिक्षण सूत्र है। आगे बात करते हैं संश्लेषण विधि की। संश्लेषण विधि जस्ट इसका अपोजिट है। वहां पे अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? अलग अलग भागों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सिंथेटिक मेथड का मतलब है सिंथेसाइज करना, मतलब अलग अलग चीजों को एक चीज में जोड़ के एक चीज बनाना। ठीक है, क्या है? किसी समस्या को हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित पूर्व ज्ञात सूचनाओं को एक साथ मिलाकर समस्या को हल कर। जैसे अगर कोई समस्या हमको मिला है, जैसे हम लोग को भाग करना है तो हम लोग को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? पहले से हमें जोड़ आना चाहिए, पहले से घटाना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। तो ये पहले की जो पूर्व ज्ञात सूचना है, इन तीनों को मिला के हम लोग उस समस्या को, उस भाग को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है संश्लेषण विधि। मैं एक बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र क्या है? 2 शिक्षण सूत्र हैं इसके। एक है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो कि आगमन विधि में भी था, और दूसरा है परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। मैं यहाँ पे आगमन निगमन इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रश्न पूछ दिया कि किस शिक्षण विधि का है, तो आगमन विधि और निगमन विधि आप लोग जैसे आगमन विधि जैसे दोनों ऑप्शन में आ गया। जैसे ज्ञात से अज्ञात करके बोला, आगमन भी है संश्लेषण भी है, दोनों नहीं आ सकता है। अगर दोनों आएगा तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि प्रश्न गलत हो जाते हैं, दोनों नहीं आएगा, कोई एक ऑप्शन में होगा। तो हो सकता है कि आगमन दे दे तो वो सही है, या हो सकता है कि संश्लेषण विधि दे दे तो वो सही हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है आप लोगों को कि प्रश्न पूछ रहा है तो किसमें क्या करना है, आपको इसके हिसाब से करना है। तो जो भी चीजें आप इसको इस तरह से नोट कर ले तो ज्यादा आप लोग के लिए बेटर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो संश्लेषण और विश्लेषण विधि है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होने का मतलब है कि अगर किसी समस्या को हम लोग को करना है तो हम लोग को पहले विश्लेषण विधि लगाना पड़ेगा, फिर हम लोग को संश्लेषण विधि लगाना पड़ेगा, और इन दोनों को लगाने के बाद ही वो समस्या हमारी सॉल्व हो सकती है।
ठीक है, हम लोग बात करते हैं खोज विधि की और खेल विधि की। तो खोज विधि के जनक कौन है? खोज विधि के जनक है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आर्मस्ट्रांग का नाम लिया था, वही प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग खोज विधि के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। खोज विधि के बहुत सारे नाम हमको मिलते हैं, जैसे इसको हम लोग अन्वेषण विधि भी कहते हैं, इसको हम लोग अनुसंधान विधि भी कहते हैं, और इसको हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम ही है ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड हिंदी में भी कहीं कहीं बुक में मिल जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? तो खोज विधि को ही हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। है क्या, इसको समझते हैं। इस विधि में स्वयं खोजने, तथ्यों का अध्ययन करने, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक कुछ नहीं बताएगा बच्चों को एक समस्या दे दी जाएगी। अब बच्चों को क्या करना है? छात्रों को उनको उस समस्या को खुद से करना है, खोजना है, अन्वेषण करना है उसमें, फिर उसमें जो है वो आकलन करेंगे उस समस्या का। इन सब चीजों को बच्चों को करना है, और शिक्षक बस क्या कर सकता है? शिक्षक उसको गाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, ये सब काम बच्चों को करना है। फिर तथ्यों का अध्ययन करना, ये सब बच्चे ही क्या करेंगे? समस्या को बच्चों को ही देखना है, और शिक्षक बस आगे से क्या करेंगे? उसको गाइड करते रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों के समझ समस्या रखते हैं, छात्र समस्या से संबंधित तथ्यों की खोज करते हैं। शिक्षक क्या करेगा? छात्र के समझ समस्या दे देगा, और छात्र उस समस्या को क्या कर सकते हैं? समस्या से संबंधित तथ्यों की खोज करते हैं कि वो समस्या क्यों है, कैसे है, इन सब चीजों के बारे में वो खुद ही खोज करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो खोज विधि है इसके सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है, इसको ध्यान देना है। जैसे है रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सत्यापन का सिद्धांत, स्वानुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, और है पूर्व अनुभवों के प्रयोग का सिद्धांत। एक एक करके मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे रुचि का सिद्धांत का क्या मतलब है? खोज विधि है, बच्चों को उस विषय से, उस समस्या में रुचि भी होनी चाहिए, ये है रुचि का सिद्धांत। या प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे प्रेरित होने चाहिए समस्या के प्रति। या स्वतंत्रता का सिद्धांत, कोई भी बच्चे जैसे खोज कर रहे हैं तो उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन सब चीजों को करने की स्वतंत्रता उनको देनी चाहिए कि वो स्वतंत्र होने चाहिए, कि कोई भी अनुभव उसमें लगा सके वो। फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे क्रियाशील होने चाहिए, शिक्षक भी क्रियाशील होना चाहिए उस समस्या के प्रति। फिर है सत्यापन का सिद्धांत, बच्चों को इतना भी पता होना चाहिए कि क्या ये चीजें सही है, गलत है, इन सब चीजों का मतलब ये आ जाएगा सत्यापन के सिद्धांत में। स्वानुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, स्वानुभव का मतलब है कि बच्चे खुद अनुभव करके उस समस्या से सीख सकते हैं, यह है स्वानुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। आखिरी में आपको मिला है पूर्व अनुभवों के सिद्धांत, मतलब जैसे पहले के जो अनुभव रहे होंगे उस समस्या के प्रति, उससे बच्चे कितने सीखे हैं, ये इस सिद्धांत में बताता है। आगे हम लोग बात करते हैं खेल विधि की। खेल विधि क्या है? इसको हम लोग प्ले वे मेथड भी बोलते हैं। खेल विधि का क्या मतलब है? प्ले वे मेथड। तो खेल विधि के जनक किसको माने जाते हैं? इसको याद रखना है। खेल विधि के जनक है फ्रॉबेल। खेल विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल है। और इसके प्रवर्तक का ये मतलब है कि खेल विधि को किसने इस्तेमाल किया था, ये प्रश्न पूछ देता है, गलत हो जाता है। जैसे आप लोगों को लगेगा कि खेल विधि के प्रवर्तक आप डाल दोगे फ्रॉबेल, लेकिन प्रवर्तक की बात की जा रही है कि किसने इस्तेमाल किया। आधुनिक मनोविज्ञान में या आधुनिक आप लोग शिक्षण विधि में देखोगे तो खेल विधि का उपयोग किसने किया? हेनरी कार्लवेल कुक ने किया है। ये ध्यान देना है आप लोगों को, कुक करके आ जाता है ऑप्शन में। क्या है खेल विधि? वह विधि जो बालक को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो स्वाभाविक खेल में पाई जाती है। जैसे आप लोग देखते हो ना, बच्चे खेल के प्रति बहुत रुचि लेते हैं, तो खेल में जो रुचि होता है तो उसी हिसाब से हमको शिक्षण विधि को या शिक्षण जो हमारा हमको शिक्षा देनी है वो उसको इस तरह से देनी चाहिए कि बच्चे जिस तरह से खेल में रुचि ले रहे हैं उस तरह उस शिक्षा में भी रुचि लें। कैसे दे सकते हैं हम? अलग अलग तरीकों से हम खेल विधि में क्या कर सकते हैं? खेल विधि के ही तरीकों से। खेल विधि में हम लोग क्या कर देते हैं? अभिनय करा सकते हैं बच्चों से, कहानी सुना सकते हैं बच्चों को, गाना गा सकते हैं, गीतों के माध्यम से भी बच्चों को क्या कर सकते हैं? शिक्षा दे सकते हैं। तो ये खेल विधि में आ जाता है। खेल खेल में सीखना भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारी कुछ विधियां थी शिक्षण से रिलेटेड, और मैंने कुछ और भी शिक्षण पद्धति यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति। खेल विधि पे आधारित बहुत तरह की शिक्षण पद्धति है। बहुत सारी शिक्षण पद्धति जो हम लोग पढ़े वो खेल विधि में भी आ सकता है। कौन कौन सी पद्धति है? मैं ऐसे बहुत सारे नाम लिख दिया हूँ यहाँ पे, और आपको एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे है किंडरगार्टन पद्धति, आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति जो है इसके जनक थे फ्रॉबेल। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन थे? फ्रॉबेल थे।
किंडरगार्टन कभी कभी पूछ देता है क्या मतलब है किंडरगार्टन का, तो प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति को बच्चों का उद्यान भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि बच्चों का उद्यान किसको कहा जाता है, तो किंडरगार्टन जो शब्द है इसका मतलब है बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा। क्या होता है इसमें, कैसे इसमें शिक्षा दी जाती है, इसमें खेल, गीतों और उपहार, खेल के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से बच्चा अगर कुछ अच्छा कर दे रहा है उसको उपहार करके उसको प्रेरित किया जाता है उस शिक्षा के प्रति, या गीतों के माध्यम से बच्चों को क्या की जाती है, इस पद्धति में शिक्षा दी जाती है। आगे है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति, इसके जनक कौन है, नामी है मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी जो है ये इनकी जनक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न उपकरणों की सहायता से, तरह तरह के उपकरण होते हैं, तरह तरह के जो उपकरण है उनके माध्यम से बच्चों को रेखा गणित, अंकगणित या ज्यामिति के विभिन्न संरचनाओं को समझाया जाता है। आगे मिलता है खोज विधि। जो भी हमने पढ़ा है खोज विधि वो भी खेल विधि में ही आ जाता है। इसके जनक आप लोग को पता ही है कि आर्मस्ट्रांग है। प्रोजेक्ट विधि, इसके बाद मिलता है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है, बच्चों से अभिनय करवाया जाता है, कहानी और गीतों के माध्यम से बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है। तो ये सब खेल विधि के अंदर ही आते हैं। तो बात करते हैं डाल्टन पद्धति की। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है, मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। ये है डाल्टन विधि के जनक। और इसमें होता क्या है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जिस विषय में उनकी रुचि है उसके अनुसार उनको पढ़ने दिया जाता है। इसमें ना कोई टाइम टेबल बनाया जाता है, ना कोई परीक्षा ली जाती है। इस पद्धति के अनुसार बच्चों की इसमें शिक्षा दी जाती है। लास्ट में हमने बात किया बेसिक शिक्षा। वैसे बेसिक शिक्षा में ही सबको जाना है, तो बेसिक शिक्षा का क्या मतलब है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा। बेसिक का मतलब है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के जनक वैसे तो महात्मा गांधी माने जाते हैं। इसमें भी क्या है, खेल विधि से ही बच्चों को सिखाने की बात की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो 150 प्रश्न आपके आते हैं उसमें से 5 या 10 प्रश्न आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि ये जो विधियां हैं ये हर तरह के सब्जेक्ट में आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।